हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में कंपनी को दोस्तों हम रिव्यू करेंगे, किस तरह की ये कंपनी है, किस तरीके का ये आईपीओ है, क्या आईपीओ सही में पैसा बना भी पाएगा या फिर कह सकते हैं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ याद रखिएगा ओपन होने वाला है 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ₹65 से ₹70 का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। 211 शेयर का रहेगा लॉट साइज। यह आईपीओ दोस्तों एक फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। टोटल आईपीओ का साइज रहने वाला है 130 करोड़ का। फ्रेश इशू इसमें से रहेगा 97.52 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 32.48 करोड़ का। याद रखिएगा, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जो है बीएसई एनएसई। सो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, क्या है कंपनी? पहली बात तो दोस्तों, कंपनी याद रखिएगा 1995 में शुरू हुई थी। कंपनी एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी है। याद रखिएगा कंपनी का जो बिजनेस है वो है कि किस तरीके से यहाँ पर जो टोलवेज कलेक्शन है, मतलब जो टोल कलेक्शन आप देते हैं, टोल पैसा आप देते हैं, वो कंपनी कलेक्ट करती है। इसके अलावा ईपीसी का इनका काम है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का। और इसके अलावा कंपनी रियल स्टेट डेवलपमेंट के अंदर भी अपने आप को बताती है कि है कंपनी। याद रखिएगा स्पेशलाइज इनका जो वर्क है वो है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, मेंटेनेंस करना है रोड्स का, हाईवेज का, ब्रिजेस का और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का। ये याद रखिए कंपनी का मेजर काम है। अब 3 बिजनेस वर्टिकल्स दोस्तों इसके हैं। पहला तो टोलवे कलेक्शन हो गया। अब याद रखिएगा कि कंपनी ऑपरेट करती है और मैनेज करती है टोलवे कलेक्शन सिस्टम्स फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स, जिसमें दोस्तों कंपनी को अवार्ड किया जाता है थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो टोलवे कलेक्शन बिजनेस है ये ऐसा नहीं होता है कि आपको सालों सालों के लिए मिल जाता है। पहली बात तो देखिए, इसमें ईयरली याद रखिएगा बिडिंग होती है, ईयरली, राइट। मतलब कोई भी अगर कंपनी को दोस्तों एक टोल मिल रहा है, राइट, तो वो ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों बहुत सालों के लिए रहेगा, ये सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। तो 1 साल का याद रखिएगा टाइम पीरियड रहता है। फिर उसके बाद कंपनी को फिर बिडिंग करनी पड़ती है। अब बिडिंग कैसे होती है याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, जो जितना ज़्यादा कम बोली लगाएगा उसको उतना ज़्यादा मतलब कम अपना ऑफर रखेगा, उसको उतना ज़्यादा दोस्तों बिड मिलता हुआ नजर आता है। अब ये अपने आप में याद रखिएगा इनका बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा कंपनी जो है वो मैनेज करती है फ्यू टोल ऑपरेटर्स भी, जिसमें एएनपीआर यानी जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करती है कुछ ऑपरेटर्स के लिए फॉर टोल वे कलेक्शन ऑन द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जो टोल कलेक्शन ऑपरेशंस है याद रखिएगा इनके 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर है। कंपनी ने बताया कि कंपनी एम्प्लॉय करती है एन अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम यूजिंग RFID टैक्स और डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस टोल पेमेंट्स। और अगस्त 31 2024 के हिसाब से HIL ने अभी तक 24 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे और करेंटली 7 टोलवे कलेक्शन याद रखिएगा कंपनी के अंडर वे, मतलब चलते हुए दिख रहे हैं। तो पहले तो टोलवे कलेक्शन हो गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, टोलवे कलेक्शन बिजनेस कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है। कितना करता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है दोस्तों ईपीसी इंफ्रा। अब इसके अंदर कंपनी का याद रखिएगा एक इन हाउस रिसोर्स है जो कंपनी मैनेज करती है प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजेशन टू कंप्लीशन। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी को एक्सपीरियंस है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि याद रखिएगा बहुत सारे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, टैंक्स, इरिगेशन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और सिविल बिल्डिंग्स आती है। 31 अगस्त 2024 के सबसे HIL ने बताया कि इनके द्वारा करीबन 63 ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया है और 20 प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली इनके अंडर एग्जीक्यूशन है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये है इंदौर, रतलाम, खंडवा, मेजरली मध्य प्रदेश में। तीसरा है रियल स्टेट। अब रियल स्टेट बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं माइन्यूट है इनके पूरे रेवेन्यू का, तो आप कह सकते हैं इसको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बट स्टिल रियल स्टेट कंपनी का याद रखिएगा वन ऑफ द सेगमेंट है जिसमें कंपनी ओन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट करती है जिसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। इसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी ने डेवलप किया है गेटेड कम्युनिटीज़ और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। रियल स्टेट याद रखिए जैसे बताया ये इनका स्मॉलेस्ट बिजनेस है पूरे सेगमेंट का, जो इनका सारा बिजनेस करते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट यही है। वर्कफोर्स HIL ने बताया कि इनके पास करीबन 398 इंडिविजुअल्स है जो इनके एम्प्लॉय है अक्रॉस द ऑल द बिजनेस सेगमेंट्स, ठीक है। अब दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बायफर्केशन समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सा सेगमेंट है जो कंपनी का मेजर बिजनेस जनरेट करता है, तो राइट, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है कि याद रखिएगा जो टोलवे कलेक्शन का बिजनेस है, राइट, ये कंपनी का रेवेन्यू जनरेट किया है इन फिजिकल ईयर 2025 ऑलमोस्ट 77%। मतलब अगर कंपनी 100 रुपये टोटल कमाती है तो याद रखिएगा 77 रुपीज़ सिर्फ टोलवे से कमाती है। मतलब इतना बड़ा याद रखिएगा सेगमेंट है इनके लिए। ईपीसी इंफ्रा से करीबन 21.28% आता है और अब देखिए रियल स्टेट से ओनली 1.58%। मतलब जो रियल स्टेट बिजनेस है वो ना के बराबर है। अब क्या ये 77% हमेशा रहा है? तो देखिए फिजिकल 2024 के अंदर ये 83% था,
फिजिकल 2023 के अंदर ये 78% था। मतलब एक बात आप समझ के चलिए कि ये 75% से ज़्यादा सिर्फ एक जगह से कंपनी का रेवेन्यू आता है। वो कौन सा है? वो है दोस्तों टोलवे। तो इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए टोलवे कलेक्शन, राइट। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टोलवे में कौन से सेक्टर से आता है, तो वो याद रखिएगा सिर्फ जो रेवेन्यू है वो पब्लिक से नहीं, प्राइवेट सेक्टर से भी आता है। बट पब्लिक सेक्टर हमेशा एक बात ध्यान रखिए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। करीबन 4539 मिलियन याद रखिएगा इन्होंने कमाए थे, मतलब इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था इन फिजिकल 25 फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, तो ओनली 417 मिलियन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, राइट। अब दोस्तों एक बार हम कंपनी का करते हैं स्वॉट एनालिसिस, राइट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। स्ट्रेंथ पहली क्या है? पहली स्ट्रेंथ दोस्तों ये कि कंपनी को करीबन 30 साल का याद रखिएगा एक्सपीरियंस है टोलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन के अंदर, यानी अपने आप में कंपनी को अनुभव काफ़ी अच्छा है। दूसरा, कंपनी जैसे मैंने आपको बताया एडवांस ANPR और RFID बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम रखती है। तो आप ध्यान रखिए कि कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है। तीसरा, कंपनी का जो ऑपरेशन ऐसा नहीं कि एक जगह पे 11 स्टेट्स के अंदर कंपनी का आपको ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, यानी एक अच्छी जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है। और कंपनी ने ये भी बताया कि जो इनकी ऑर्डर बुक है वो करीबन 666 करोड़ की है, तो इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी भी ठीक ठाक दिख जाती है। वीकनेस क्या है? पहली बात तो वीकनेस ये है कि दोस्तों याद रखिएगा जो की प्रोजेक्ट्स है वो मिलते हैं इनको UPPWD से, ना कि NHAI से, जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये बात ध्यान रखिए कि सेंट्रल लेवल एजेंसी से अवार्ड नहीं मिल रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं, तो इससे हमेशा होगा क्या कि स्टेट लेवल बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेगी, राइट। दूसरा, रेवेन्यू डिपेंड करता है कि एक्चुअल ट्रैफिक और यूज़र कंप्लायंस कितना है। अब मान लीजिए ट्रैफिक में दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ एग्जाम्शन मिल रहा है, टोल सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इससे याद रखिएगा रेवेन्यू नहीं आ पाएगा। वही देखिए तीसरा पॉइंट भी दिख रखा है कि अगर कोई टोल प्रोटेस्ट हो जाते हैं, एग्जाम्शन मिलता है, फिर कोई पॉलिसी ड्रिवन ट्रैफिक डिसरप्शन रहता है, राइट, तो इससे कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। चौथा, OFS कंपोनेंट भी है, तो याद रखिएगा प्रमोटर एग्जिट भी लेते हुए दिख रहे हैं, तो कोई डायरेक्ट ग्रोथ कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो नहीं हो रहा है। फ्रेश इशू भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए पहला अपॉर्चुनिटी तो ये है कि जिस तरीके से सरकार का फोकस है रोड और हाईवे एक्सपांशन पे, तो इससे नो डाउट फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन थोड़ी सी अच्छी दिखती है। दूसरा, लगातार जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कंपनी ऑलरेडी याद रखिएगा ANPR यूज़ करती है, तो इससे और फ़ायदा ही है। तीसरा, जिस तरीके से डिमांड देखने को मिल रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो कंपनी यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकती है। और चौथा, जिस तरीके से लगातार एक्सपांशन हो रहा है और जो पोटेंशियल अनटैप्ड स्टेट्स है और अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, राइट, वहाँ पर भी कंपनी का एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। थ्रेट क्या है? देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ब्यूरोक्रेट काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हावी रहते हैं, राइट। तो ये थ्रेट हमेशा बना रहेगा कि किस तरीके से स्टेट लेवल प्रोजेक्ट कम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इससे इम्पैक्ट हो रही है टाइमलाइंस। दूसरा, रेगुलेटरी चेंजेस अगर होते हैं तो उससे भी याद रखिएगा असर पड़ता हुआ दिखेगा। तीसरा, याद रखिएगा जो अल्टरनेट रूट्स हैं वो भी अगर रिड्यूस होते हुए नज़र आते हैं टोल ऑन की कॉरिडोर्स, तो इससे भी असर पड़ सकता है। तो अगर रूट्स चेंज हो गए और जहाँ पे कंपनी का टोल आ रहा है वहाँ से नहीं आके कहीं और से अगर रास्ता बन जाता है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर याद रखिएगा साइक्लिकल है, राइट, तो नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड में हो सकता है कि दिक्कत कभी आए। एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। याद रखिएगा जो कंपनी है उसका ओवरऑल रेवेन्यू किस तरीके का था। 456 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, 576 करोड़ आता है वो FY24 में, फिर घट के 504 करोड़ रहता है 2025 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था 2023 में, 21 करोड़ का मुनाफा हुआ 2024 में, तो 2025 में वो 22 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी का ओवरऑल नोटिस करेंगे तो ये बात साफ दिखेगी कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ा नहीं बट प्रॉफिट बढ़ गया, राइट। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा बोरिंग के आसपास अगर आप देखेंगे तो 71 करोड़ के ऊपर के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग है। जो रिटर्न रेशियोज दिखते हैं वो ये है कि कंपनी का रिटर्न रेशियो कुछ इस प्रकार से है कि 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.5% का, डेट टू इक्विटी है 0.61% का, यानी डेट टू इक्विटी भी मैनेजेबल है, पैट मार्जिन 4% का। अब ये बात ध्यान रखिए एक ऐसा बिजनेस है ये जो अपने आप में बहुत मार्जिन इसके ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि देखिए कोई हेड स्पेस है कि यहाँ से कंपनी अपने मार्जिन को और बढ़ाती हुई नजर आएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। आप भी अब ध्यान रखिए कि EBITDA मार्जिन है 6.32% का, राइट। तो पैट मार्जिन कंपनी ओवरऑल आप मान के चलिए 5 से 6% तक मैक्सिमम लेके जा सकती है, उससे ऊपर लेके जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। अब आते हैं वैल्यूएशन पे, राइट। तो कंपनी दोस्तों अपना IPO लेकर आ रही है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 22.41। अब जो बाकी की लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे उदय शिवा कुमार इंफ्रा देखेंगे तो एक लॉस मेकिंग है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो 44 का PE है, बट एक बार ध्यान रखिए बहुत बड़ी कंपनी है। सेम गोज विथ HG इंफ्रा इसके सामने, तो
14 का पी है इसका, तो इसके सामने तो कह सकते हैं वैल्यूएशंस और भी कम है। आई थिंक बात क्या है दोस्तों, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की कंपनी के अंदर आप कह सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर याद रखिएगा रेवेन्यू को लेकर सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है क्लियर, राइट। रेवेन्यू मिलता हुआ नज़र तभी आएगा कंपनी को जब याद रखिएगा कंपनी जो जो अपनी बिड्स है वो जीतेगी, राइट। तो बिड्स जीतना ही अपने आप में याद रखिएगा इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जीत पाई तो फिर आगे रेवेन्यू सीधा याद रखिएगा कंपनी का अटक जाएगा, रेवेन्यू नहीं बन पाएगा और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन वाइज भी अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कंपनी का आईपीओ बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, राइट। अब हम ये बात कह सकते हैं कि दोस्तों ग्रे मार्केट तो बहुत ज़्यादा है तो लिस्टिंग गेन तो मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग गेन मिले, हो सकता है कि ना भी मिले। आई थिंक एक ऐसा आईपीओ है जो अपने आप में कहना बहुत मुश्किल है कि देखिए लिस्टिंग गेन कितना देकर जाएगा। आई थिंक इस आईपीओ को रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा मिलेगा बिकॉज इस आईपीओ की ग्रे मार्केट अच्छी 57% है। एक स्मॉल साइज आईपीओ है, रिटेलर्स अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे आईपीओ में खुश रहते हैं जब स्मॉल साइज होता है, 100 रुपये से कम का प्राइस बैंड होता है, राइट। तो वो भी अपना आप में एक इशू है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये आईपीओ एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको लंबी अवधि का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लिस्टिंग के अगर मिलते हैं तो बिल्कुल लेकर निकल जाना चाहिए, बेटर मुझे ये लगता है। मतलब ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसको मैं पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाऊं कि ये कंपनी जो है वो बहुत धमाल कमाल करेगी आने वाले फ्यूचर के अंदर, बहुत कम चांसेस इसके लगते हैं। तो आई थिंक इसी तरीके का मेरा व्यू है। लेट्स सी किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इसको हर एक कैटेगरी की तरफ से। इंटरेस्टिंगली याद रखिएगा इस आईपीओ में 40% रिटेल के लिए हिस्सा रखा गया है, तो जो आईपीओ में आप 35% मैक्सिमम देखते हैं, इस आईपीओ में 40% है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसमें एचएनआई के लिए 30% हिस्सा रखा गया है, और तो क्यूआईबी के लिए सिर्फ 30% का हिस्सा इसमें देखने को मिलेगा। तो देखना भी ये होगा कि एंकर्स आते भी है कि नहीं आते, राइट। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ग्रे मार्केट को देख के आप ऐसा सोचें कि कंपनी बहुत ही धमाल कमाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात मुझे ये लगती है कि आई थिंक रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा आ जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रीमियम जो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम कितना सस्टेनेबल है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस आईपीओ को लेकर नहीं है, आपको मैं क्लियरली कह सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।